दोस्तों आज हम एक ज्योग्राफी का ऐसा टॉपिक उठा रहे हैं जो शायद बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो डर के मारे इस टॉपिक को कभी उठाते ही नहीं है, क्योंकि देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ही, साथ ही साथ ये नहीं कर सकते कि हम सिर्फ इनको पढ़ के समझ लेंगे। इनको समझना और मोस्ट इंपॉर्टेंटली विजुअलाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। जब तक विजुअलाइज नहीं करेंगे तब तक ये सारे टर्म्स याद ही नहीं होते हैं, किसी न किसी चीज से रिलेट करके देखना पड़ता है। तो बेशक आपको समझ में आ रहा होगा, शायद हम बात कर रहे हैं लैंडफॉर्म्स की। लैंडफॉर्म्स का इस वीडियो में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज किया गया है, जिसमें हम लोग एनिमेशंस के थ्रू सभी लैंडफॉर्म्स को कवर कर रहे हैं। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई जब वोल्केनोज इरप्ट होते हैं तो वो कुछ टाइप्स के लैंडफॉर्म बनाते हैं, फैकोलिथ, बैकोलिथ। ये सारी चीजें क्या होती हैं? रिवर्स जब अपने पूरे कोर्स में चलती है, जहां से ओरिजिनेट होती है और जब तक वो डेल्टा या एस्चुरी ना बना दे उस जगह तक, उसके बीच में भी बहुत सारे ऐसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। आपने मियांडर्स, ऑक्सबो लेक, इन सब का नाम सुना होगा। और सिमिलरली बहुत कम लोग को पता होता है, लेकिन सिमिलर फॉर्म्स में डिजर्ट्स और ग्लेशियर्स भी अपना अपना लैंडफॉर्म बनाती है, जिनके नाम और भी ज्यादा कठिन है। तो जब तक हम इनको विजुअलाइज नहीं करेंगे तब तक हम इनको समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए फिर डाइव इन करते हैं बिल्कुल शुरू से। दोस्तों लैंडफॉर्म्स का मतलब समझ लेते हैं। देखो लैंडफॉर्म्स अर्थ सरफेस का एक ऐसा फीचर होता है जिससे मिलकर एक टेरेन का फॉर्मेशन होता है। लैंडफॉर्म्स के एग्जांपल में शामिल है माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेट्यूज, प्लेन्स, बेस, पेनिनसुला और न जाने क्या क्या। लैंडफॉर्म्स को हम ना दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मेजर और माइनर लैंडफॉर्म्स। मेजर लैंडफॉर्म्स के एग्जांपल जैसे कि माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यूज इत्यादि हैं, और वहीं वैलीज, गॉर्जेस, ये सारे माइनर लैंडफॉर्म्स के एग्जांपल्स होते हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म से। ये वो लैंडफॉर्म है जिनका फॉर्मेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वॉल्केनो के इरप्शन से होता है। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। वॉल्केनिक इरप्शंस अर्थ के लैंडफॉर्म्स के फॉर्मेशन में कंसिडरेबल रोल प्ले करते हैं, और इससे बने लैंडफॉर्म्स को हम वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स कहते हैं। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स को हम दो भागों में यानी कि इंट्रूसिव लैंडफॉर्म और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स वो लैंडफॉर्म्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन अर्थ के क्रस्ट के अंदर होता है। दरअसल जब लावा अर्थ के सरफेस पर ना आकर अंदर ही कोल्ड और सॉलिडिफाई हो जाता है ना, तब इसे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म कहते हैं। और जबकि एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन तब होता है जब लावा अर्थ के सरफेस पर आकर कोल्ड हो, मतलब कि बाहर आके। ऑब्वियस सी बात है, इन लैंडफॉर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक लावा के स्ट्रेंथ और कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करेगा। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में सबसे कॉमन लैंडफॉर्म है सिल एंड डाइक। दोनों एक ही टाइप के लैंडफॉर्म हैं, बस उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। जब मोल्टेन मैग्मा अर्थ के सरफेस पर नहीं पहुंच पाता और अर्थ क्रस्ट के अंदर ही हॉरिजॉन्टल स्पेस में सॉलिडिफाई होने लगता है, तो इसे हम सिल कहते हैं। और जब यही मोल्टेन मैग्मा अर्थ के क्रस्ट के अंदर वर्टिकल शेप में सॉलिडिफाई होता है, तो ये डाइक के नाम से जाना जाता है। ये सिल और डाइक रिलेटिवली छोटे लैंडफॉर्म्स होते हैं। इसके अलावा जब मोल्टेन मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर लार्ज स्केल लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करता है, तो इसे लिथ्स कहते हैं। लिथ्स को हम ना 4 मेजर टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं: लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ और बैथोलिथ। नाम थोड़े से सिमिलर हैं, बट याद करना पड़ेगा। लैकोलिथ का फॉर्मेशन क्रस्ट के अंदर मैग्मा के कूल होकर सॉलिडिफाई होने से होता है। ये ना एक डोम शेप माउंड होता है जो सरफेस पर भी नजर आता है। लोपोलिथ भी एक दूसरे वैरायटी का वोल्केनिक लैंडफॉर्म है जिसका फॉर्मेशन इग्नियस इंट्रूशन से होता है। इसका शेप लेंटिकुलर होता है, जिसका सेंट्रल रीजन मेनली डिप्रेस्ड होता है, कटोरी जैसे होते हैं। फैकोलिथ एक लेंस शेप्ड वोल्केनिक लैंडफॉर्म है जिसका फॉर्मेशन मोल्टेन मैग्मा के अर्थ क्रस्ट के अंदर ही कोल्ड होने से होता है। अर्थ क्रस्ट के अंदर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के मास लैंडफॉर्म को बैथोलिथ कहते हैं, मतलब कि पूरा इकट्ठा जहां पर हो रहा है सब कुछ। तो बैथोलिथ एक्सक्लूसिवली केवल फेल्सिक रॉक से ही बने होते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि फेल्सिक रॉक किसे कहते हैं। तो फिर यहां तक हमने वोल्केनिक इरप्शन से बने लैंडफॉर्म्स को देखा। अब हम बात करते हैं रिवर्स द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म्स के बारे में। लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स। इसके पहले कि हम एक रिवर द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म्स को डिटेल में समझें, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक रिवर के कोर्स को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जो है यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। रिवर द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म्स को भी हम इन्हीं 3 स्टेजेस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि एक रिवर अपनी यूथ स्टेज में काफ़ी फेरोशियस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल। इसके रिवर कोर्स में वाटर फ्लो हाई स्पीड में ट्रैवल करती है, और इस वजह से वो इस स्टेज में प्रीडोमिनेंटली इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनाती है। रिवर के यूथ स्टेज में पाए जाने वाली मेजर लैंडफॉर्म्स हैं वैलीज, गॉर्जेस, रैपिड्स और रिवर कैप्चर। आइए इन्हें एक करके डिटेल में देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, रिवर अपने यंग स्टेज में स्विफ्ट होती है, बहुत तेज होती है, और ये स्टीप स्लोप से होकर अपने ओरिजिन प्लेस से डिसेंट करती है। इसकी वजह से रिवर वैलीज का फॉर्मेशन होता है। ये वैलीज टेरेन्स के अकॉर्डिंग यू शेप या वी शेप की हो सकती है। वी शेप वैली का ही एक्सट्रीम फॉर्म है गॉर्जेस, गॉर्जियस नहीं, गॉर्जस। वी शेप की तरह ही जब रिवर कोर्स एक ऐसे वैली क्रिएट करे जो ज़्यादा वाइड ना होकर बिल्कुल स्टीप हो जाए, इसे ही गॉर्जेस कहते हैं। इसी तरह रिवर के यूथ स्टेज में रिवर एक और लैंडफॉर्म फॉर्म करती है जिसे हम बोलते हैं रिवर कैप्चर। ये तब होता है जब एक रिवर दूसरे रिवर से ज़्यादा ग्रेडियंट कोर्स में और ज़्यादा वाटर के साथ फ्लो कर रही होती है। इस तरह रिवर अपनी यंग स्टेज में वाटर फ्लो स्पीड ज़्यादा होने के कारण रैपिड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और वाटरफॉल्स का भी फॉर्मेशन करती है। हार्ड रॉक से टकराने के बाद डिसेंट करती हुई फास्ट फ्लोइंग शैलो रिवर स्ट्रीम को ही ज्योग्राफी में रैपिड्स कहते हैं।
लेकिन जब ये रैपिड्स ज़्यादा स्टीप रॉक से डाइवर्ट होकर फॉल होती है तो इसे कैटरैक्ट कहते हैं। रिवर नाइल अपने कैटरैक्ट्स के लिए ग्लोबली वेल नोन है। कैटरैक्ट और कुछ नहीं बल्कि फास्ट फ्लोइंग रिवर से बनी एक टाइप का वाटरफॉल ही है। नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड नायग्रा वाटरफॉल एक कैटरैक्ट वाटरफॉल है। तो ये तो हो गई बात अपने रिवर के द्वारा उन लैंडफॉर्म्स के बारे में जो कि वो यूथ स्टेज में बनाती है। अब देखते हैं एक रिवर अपने मेच्योर और लेटर स्टेज में कौन कौन से लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करती है। रिवर द्वारा मेच्योर स्टेज में लैंडफॉर्म्स में सबसे मेजर लैंडफॉर्म्स है मियांडर्स और ऑक्सबो लेक्स। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि रिवर्स जैसे जैसे अपने ओरिजिन से दूर होती है इसका फ्लो धीरे धीरे कम होने लगता है और इसके चैनल की विड्थ बढ़ने लगती है। चैनल विड्थ ज़्यादा और फ्लो स्पीड कम होने की वजह से रिवर बेंडिंग सेमी सर्कुलर कोर्स में फ्लो होने लगती है। ज्योग्राफी में इसी को मियांडर कहा जाता है, सांप जैसे चलने लगती है। रिवर अपने मेच्योर स्टेज में इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स दोनों फॉर्म करती है। जब ये मियांडर्स इरोजन की वजह से अपने से एक नया कोर्स बना लेते हैं और पुराने कोर्स को छोड़ देते हैं, जिससे इसके पुराने कोर्स का पार्ट एक सेमी सर्कुलर लूप की शेप में मेन कोर्स से अलग हो जाता है, इसे हम लोग ऑक्सबो लेक कहते हैं। रिवर्स अपनी आखिरी स्टेज यानी ओल्ड स्टेज में मेनली डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जैसे डेल्टा और एस्चुरीज का फॉर्मेशन करती है। सी तक पहुंचते पहुंचते रिवर का सेडिमेंट्स कैरिंग फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, जिसकी वजह से रिवर अपने द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स को रिवर्स माउथ पर डिपॉजिट कर देती है, जिससे डेल्टास का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह जब रिवर सी से मिलती है तो एक ब्रैकिश वाटर बॉडी का फॉर्मेशन होता है जिसे एस्चुरी कहते हैं। इसे लगून, साउंड या स्लो भी कहा जाता है। लैंडफॉर्म्स में आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं ग्लेशियर्स द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म्स को। लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स डेंस आइस से बना एक मैमथ आइस बॉडी होता है जो अपने ही वेट के कारण हमेशा मूव कर रहा होता है और इसी कांस्टेंट मूवमेंट की वजह से ग्लेशियर्स इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन करता है, जिससे डिफरेंट टाइम्स के लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इन लैंडफॉर्म्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोरी को। ये एक ऐसा ग्लेशियर लैंडफॉर्म है जिसका फॉर्मेशन ग्लेशियर्स द्वारा किए गए इरोजनल एक्टिविटी से होता है। इसका शेप हॉर्स शू टाइप का होता है और इसे सर क्यू भी कहा जाता है। दूसरा मेजर ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स है एरिटिस। जब एक माउंटेन्स के दो ऑपोजिट साइड्स ग्लेशियल एक्टिविटी से इरोड हो जाते हैं तो जिस लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है उसे एरिटिस कहते हैं। ये एक पिरामिडल पीक की तरह दिखता है। एरिटिस के बाद थर्ड मेजर ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स है मोरेन्स। मोरेन्स रॉक्स के स्मॉलर पार्ट्स होते हैं जो फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से अपने पेरेंट रॉक से डिसइंटीग्रेट होकर ग्लेशियल एक्शन के थ्रू वैलीज में डिपॉजिट हो जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये कुछ और नहीं बल्कि ग्लेशियर्स द्वारा छोड़ी गई डेब्रीज हैं। मोरेन्स के भी 4 टाइप्स होते हैं: लेटरल मोरेन्स, मीडियल मोरेन्स, सुप्रा ग्लेशियल मोरेन्स और टर्मिनल मोरेन्स। अगला ग्लेशियल लैंडफॉर्म है रॉश माउंटोनी। ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, इसलिए बस एक बार फोटो के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं। जब एक ग्लेशियर मूव करता है तो इसके बेडरॉक पर बहुत से बम्प्स या स्मॉलर हिल्स टाइप स्ट्रक्चर निकल आते हैं। इसे ही रोशे माउंटोनी कहा जाता है। इनकी साइज कुछ मीटर से लेकर कुछ 1000 मीटर तक फैली हो सकती है। रोशे माउंटोनी की एक खासियत यह है कि हमेशा क्लस्टर्स में पाए जाते हैं और ये हाईलैंड और लोलैंड दोनों ग्लेशिएटेड रीजन्स में पाए जाते हैं। रोशे माउंटोनी के बाद हम बात करते हैं क्रैग्स के बारे में, जो एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर लैंडफॉर्म है। क्रैग कुछ और नहीं बल्कि रॉकी हिल्स या माउंटेन्स होते हैं जो दूसरे हाई ग्राउंड से एक कंसिडरेबल डिस्टेंस पर लोकेटेड होते हैं। जब किसी माउंटेन्स रीजन से ग्लेशियर मूव करता है तो उसके सॉफ्टर रॉक्स को इरोड कर देता है और बचा हुआ हार्ड एंड रेसिस्टेंट रॉक्स वहां एक हिल की तरह दिखता है। इसी हिल जैसे स्ट्रक्चर को क्रैक्स कहा जाता है और ये ग्लेशियल फॉर्मेशन का ही पार्ट है। क्रैक्स के बाद देखते हैं इरेटिक्स को। इरेटिक्स वेरिंग साइज के बोल्डर्स होते हैं जो ग्लेशियर्स द्वारा अपने साथ सिल्ट की तरह कैरी किए जाते हैं। ग्लेशियर्स इसे अपने कोर्स के बीच में ही कहीं छोड़ दिए जाते हैं। इन्हें इरेटिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका कॉम्पोजिशन लोकल रीजन के मटेरियल से बिल्कुल अलग होता है। इरेटिक्स का यूज मोस्टली ग्लेशियर के मूवमेंट और डायरेक्शन को ट्रैक करने में किया जाता है। इसी तरह ड्रमलिन्स भी एक डिस्टिंक्ट ग्लेशियल लैंडफॉर्म है। ग्लेशियल फ्लो के द्वारा बनाए गए इलोंगेटेड शेप के सेडिमेंट्स को ड्रमलिन्स कहते हैं। इरेटिक्स की तरह ड्रमलिन्स का भी यूज ग्लेशियर्स के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। ड्रमलिन्स के बाद अगला ग्लेशियर लैंडफॉर्म है एस्कर्स। ये एक तरह के ग्रेवल रिजेस होते हैं जिनका फॉर्मेशन ग्लेशियर्स से मेल्ट हुए वाटर्स द्वारा ग्लेशियर्स के अंदर बने चैनल में फ्लो होने से होता है। एस्कर्स ग्लेशियर्स के पास्ट बिहेवियर के बारे में क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और इसी वजह से इन्हें एक कंसिडरेबल ग्लेशियर लैंडफॉर्म माना जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, रिवर्स और ग्लेशियर्स के अलावा एक और ज्योग्राफिकल रीजन है जो लैंडफॉर्म्स के मामले में काफी रिच है। ये ज्योग्राफिकल रीजन है डिजर्ट्स। जी हाँ, अर्थ की करीब 1/3 एरिया डिजर्ट से ऑक्युपाइड है और इस एरिया में वाटर और विंड्स के इरोजनल एक्टिविटीज से कई तरह के लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए डिजर्ट के लैंडफॉर्म्स को भी एक बार डिटेल में देख लेते हैं। एरिड ऑफ डिजर्ट लैंडफॉर्म्स। डिजर्ट लैंडफॉर्म्स में पहले मेजर लैंडफॉर्म है हमादा। हमादा बेयर रॉक्स का स्ट्रेस्ड एक्सटेंशन होता है जिसे आप मेनली उन डिजर्ट्स में पाएंगे जहां हाई स्पीड विंड चलती है,
दरअसल जब हाई स्पीड विंड्स प्लेट्यूज से सैंड को क्लीन कर देते हैं ना, जिसकी वजह से ये प्लेट्यूज एक्सपोज हो जाते हैं, तो इन्हीं बैरन एक्सपोज्ड रॉकी माउंटेन्स को ही हमादा कहते हैं। हमादास का सरफेस विंड से कॉन्टिन्यूस फ्रिक्शन की वजह से काफ़ी स्मूथ और पॉलिश्ड होती है। हमादा एल होमरा एक वेल नोन हमादा है जो लीबिया के सहारा डिजर्ट में लोकेटेड है। हमादा के बाद बात करते हैं रेग और एर्ग के बारे में। रेग्स स्टोनी डिजर्ट्स होते हैं, जबकि एर्ग्स सैंडी डिजर्ट होते हैं। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रेग्स वो एरिया है जहां पेबल्स और ग्रेवल्स की एक शीट बिछी होती है जिस पर विंड्स इरोजन का इम्पैक्ट काफ़ी लिमिटेड होता है। नॉर्दर्न अफ्रीका में रेग्स को सेरिर कहा जाता है। दूसरी तरफ एर्ग्स सैंड के वास्ट डिपॉजिट होते हैं। तुर्कमेनिस्तान में ऐसे सैंडी डिजर्ट्स या एर्ग्स को कोम के नाम से जाना जाता है। इसी तरह विंड इरोजन की वजह डिजर्ट में एक डिस्टिंक्ट लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, मशरूम रॉक कहते हैं इसे। इसका नाम मशरूम रॉक इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका शेप एक मशरूम की तरह होता है। इसका फॉर्मेशन मेनली विंड इरोजन और वेदरिंग द्वारा किए गए रॉक्स के अनइवन इरोजन से होता है। इसे पेडेस्टल रॉक भी कहते हैं। मशरूम रॉक के बाद विंड इरोजन द्वारा बनाया गया अगला डिजर्ट लैंडफॉर्म है ज़्यूगन। ये उन डिजर्ट रीजन में फॉर्म होता है जहां सरफेस लेयर सराउंडिंग लेयर से कंपैरिजन में ज़्यादा हार्ड और रेजिस्टेंट होती है। सराउंडिंग लेयर सॉफ्ट होने की वजह से विंड से इरोड हो जाती है और हार्ड पार्ट स्टेबल रह जाता है, जिससे एक स्टैंडिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इसी स्टैंडिंग स्ट्रक्चर को ज़्यूगन कहते हैं। ज़्यूगन के बाद बात करते हैं इंजलबर्ग के बारे में। इंजलबर्ग दरअसल एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है आइलैंड माउंटेन। ये एक तरह के रेसिडुअल हिल्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन विंड इरोजन से होता है। ये ज़्यादातर ग्रेनाइट या निस से बने होते हैं। इंजलबर्ग का फॉर्मेशन मेनली विंड इरोजन के द्वारा होता है। जब एक प्लेट्यू का बड़ा सा पार्ट विंड द्वारा इरोड कर दिया जाता है तब इसका कुछ पार्ट बच जाता है। इस बचे हुए पार्ट को ही इंजलबर्ग कहा जाता है। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि डिजर्ट के कुछ लैंडफॉर्म्स विंड इरोजन द्वारा बनाए जाते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी तरह डिजर्ट के कुछ लैंडफॉर्म्स विंड डिपोजिशन के द्वारा भी बनाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ लैंडफॉर्म्स में शामिल हैं ड्यून्स और लोएस। ड्यून्स को साधारण लैंग्वेज में कहें तो ये और कुछ नहीं बल्कि सैंड्स के सिंपल हिल्स होते हैं, मतलब कि बालू का ढेर, जिसे आप डिजर्ट में देख सकते हैं। ड्यून्स काफ़ी डायनामिक और एक्टिव होते हैं और इनका लोकेशन चेंज होता रहता है। ड्यून्स मोस्ट कॉमनली एर्ग डिजर्ट में पाया जाता है। इनके साइजेस, शेप्स, अलाइनमेंट में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। ड्यून्स के बाद अब बात करते हैं डिजर्ट के दूसरे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म यानी लोएस के बारे में। डिजर्ट्स के सैंड्स जब विंड द्वारा ब्लो करके डिजर्ट के बाहर डिपॉजिट किया जाता है तो इससे बने लैंडफॉर्म को हम लोएस कहते हैं। सिंपल है ना। लोएस येलो कलर का फर्टाइल लैंडफॉर्म है जो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी यूजफुल लैंड होता है। ये लोएस लाइम कंटेंट में काफ़ी रिच होते हैं और ये एक्सट्रीमली पोरस भी होते हैं, जिससे कि वाटर स्ट्रीम्स यहाँ आसानी से अंडरग्राउंड हो जाती है। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर इनके ऊपर से आप रोड कंस्ट्रक्ट करें तो वो रोड बहुत जल्द ही सिंक कर जाती है। वॉल्केनोज, रिवर्स, ग्लेशियर्स, डिजर्ट्स के बाद अब हम बात करते हैं कास्ट लैंडफॉर्म के बारे में। लाइमस्टोन या कास्ट लैंडफॉर्म क्या होता है? जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि कास्ट एक तरह का टोपोग्राफी होता है जिसका फॉर्मेशन मेनली सॉल्युबल रॉक्स जैसे कि लाइमस्टोन, डोलोमाइट और जिप्सम के डिसोल्यूशन से होता है। इस टोपोग्राफी की सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम विथ सिंक होल्स एंड केव्स। इंडिया में कास्ट टोपोग्राफी की बात करें तो ये साउथ वेस्टर्न बिहार के विंध्या रेंज, मध्य प्रदेश के पचमढ़ी और छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में देखने को मिलता है। कास्ट रीजन द्वारा बनाए लैंडफॉर्म्स की बात करें तो सबसे मेजर लैंडफॉर्म है ब्लाइंड वैली। ये एक इरोजनल लैंडफॉर्म है, यानी इसका फॉर्मेशन टोपोग्राफी के इरोजन होने से हुआ है। ये एक तरह का डीप, नैरो और फ्लैट बॉटम्ड वैली होता है जिसका एंडिंग एब्रप्ट होता है। दरअसल ये केव्स अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स के द्वारा एब्रप्टली कट की जाती है। ब्लाइंड वैली के बाद अगला कास्ट लैंडफॉर्म है सिंक होल्स, जिन्हें डोलाइन भी कहा जाता है। सिंक होल्स एक तरह का डिप्रेशन या होल होता है जिसमें सरफेस नीचे धंस जाती है। कास्ट टोपोग्राफी में ये सिंक होल्स ज़्यादातर कास्ट प्रोसेस यानी कार्बोनेट रॉक्स के डिसोल्यूशन प्रोसेस से होता है। इसी तरह कास्ट रीजन में एक और डिस्टिंक्ट लैंडफॉर्म पाया जाता है जिसे हम लोग कैरन या लिपीस कहते हैं। इसका फॉर्मेशन डिफरेंट रॉक्स के डिफरेंट सॉल्युबल एक्टिविटी की वजह से होता है। कैरन एक रिच लाइक लैंडफॉर्म फीचर होते हैं जो ओपन फील्ड या लाइमस्टोन फील्ड में पाए जाते हैं। कास्ट लैंडफॉर्म्स के ही कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। क्या होते हैं ये? देखो, स्टेलेक्टाइट एक तरह का ना पॉइंट शेप्ड लैंडफॉर्म होता है जो केव सीलिंग से नीचे हैंग करता हुआ पाया जाता है। आप ऐसे याद कर सकते हो, स्टेलेक्टाइट में लटकने जैसा कुछ आपको लग रहा है क्या? तो वैसे ये सीलिंग से लटकता रहता है, जबकि स्टेलेग्माइट केव के फ्लोर पर लोकेटेड एक पॉइंटी शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनका डायरेक्शन अपवर्ड होता है, तो जमीन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए एम शब्द का प्रयोग होगा स्टेलेग्माइट। इन दोनों लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन में इरोजन और डिपोजिशन दोनों ही रोल प्ले करते हैं। लेकिन इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सवाल आया मन में। दरअसल जब कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड से रिच वाटर केव्स सीलिंग से ड्रिप होते हुए नीचे अंडरग्राउंड केव्स की ओर मूव करती है ना, तो इसमें घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट से स्टेलेक्टाइट का फॉर्मेशन होता है।
वहीं स्टैलेग्माइट का फॉर्मेशन अंडरग्राउंड वाटर के इरोशन और उसके द्वारा लाई गई डेब्रीज और मिनरल्स के डिपोजिशन से होता है। स्टैलेक्टाइट नॉर्मली केव्स, माइंस और मैनमेड स्ट्रक्चर्स जैसे कि ब्रिजेस वगैरह में देखे जा सकते हैं, और ये सैंड, लावा, मड, पीट, पिच, मिनरल्स, एम्बराइट और सिंस्टर से बने होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि स्टैलेग्माइट्स का फॉर्मेशन अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रीम्स द्वारा लाए गए मिनरल्स के डिपोजिशन और इरोजन से होता है। ये नॉर्मली कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, लेकिन इनमें लावा, सैंड, मड, पीच, पीट एटसेट्रा भी पाया जाता है। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट स्टैलेग्माइट वियतनाम में लोकेटेड सोन डूंग केव में पाया गया है, जहां इनकी हाइट 250 फीट से भी ज्यादा है। कुछ जगह स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट आपस में मिलकर एक पिलर जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम लोग कॉलम कहते हैं, और ये भी एक प्रकार का कास्ट लैंडफॉर्म है। तो दोस्तों, ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू सारे लैंडफॉर्म्स के बारे में, जिसमें हम डिफरेंट टोपोग्राफीज द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म्स को समझ लेते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, बट डेफिनेटली आप लोग रिवाइज कर लोगे इसे। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।